तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में, ब्रांड न्यू एपिसोड। और इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टुडे वी विल डिकोड द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऊपर से नीचे तक सब कुछ देखेंगे और इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल विस्टा क्या है और ये क्यों हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और क्या सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हमें सच में चाहिए। तो अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और कहाँ ये लोकेटेड है बेसिकली, तो आइए आपका पहले वो कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर जो आप ये इमेज देख रहे हैं ये बेसिकली राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया है। तो अगर आपको ये पता नहीं है राष्ट्रपति भवन क्या है, मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रपति भवन बेसिकली इट इज़ द प्लेस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसाइड्स। बेसिकली उनका घर कह सकते हो आप कॉमन वर्ड में। अब ये जो मैंने बताया आपको राष्ट्रपति भवन, इससे लेकर इंडिया गेट तक ये जो 3 किलोमीटर का रास्ता है इसे राजपथ कहते हैं और इसके आसपास में जो भी इलाका है उसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। अब सेंट्रल विस्टा हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि इट इज़ द मदर बोर्ड ऑफ आवर कंट्री। पूरा देश यहाँ से चलता है और सेंट्रल विस्टा के आसपास में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि मैं कुछ बता देता हूँ। रक्षा भवन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, द पार्लियामेंट एंड और भी जो भी मिनिस्ट्री है सब कुछ इधर है। और ये जो सेंट्रल विस्टा है ये रीडेवलपमेंट के बाद में, आफ्टर द रीडेवलपमेंट, कुछ ऐसा सा दिखेगा, सारे ऑफिसेस एक जगह पर। तो इस पिक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी चीज़ें नए बनने जा रहे हैं सेंट्रल विस्टा में। द पीएमओस रेजिडेंस, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का एक रेजिडेंस, एक कॉमन सेक्रेटरीट। और इधर मैंने कम्प्लीटली अलग कर दिया है कि कौन से स्ट्रक्चर नए बनेंगे, कौन से रिकॉन्स्ट्रक्ट होंगे, कौन कौन से डिमोलिश्ड हो जाएंगे। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे। अब आगे बढ़ते हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। ये जो पुराना सेंट्रल विस्टा है ये कब बना था, किसने बनाया था और क्यों बना था। तो ये पूरा चीज़ जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। हम 2021 में हैं तो हमें जाना पड़ेगा 1911 में। तो 1911 आपको पता चल ही गया होगा, ब्रिटिश शासन था तब। और तब वो लोग सोच रहे थे कि कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम कैलकाटा, उस टाइम के कैलकाटा से दिल्ली में कैपिटल ले जाने की बात चल रही थी। और इसी के चलते जो फाउंडेशन स्टोन था पुराने वाले पार्लियामेंट का वो ले हुआ था 12 दिसंबर 1911 बाय किंग जॉर्ज फाइव। ये उस टाइम का पिक्चर है पुराने वाले पार्लियामेंट हाउस का। तो इनका डिज़ाइनर जो था, पूरा कंप्लीट सेंट्रल विस्टा का डिज़ाइनर था एडवर्ड ल्यूटेंस एंड हार्बर्ट बेकर। तो इसीलिए उस दिल्ली को ल्यूटेंस दिल्ली भी कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो डिज़ाइन था पार्लियामेंट का दैट वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द चौसठ योगिनी टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑलमोस्ट सेम है। तो अब बात आता है कि जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें कितना खर्चा आएगा, कब तक ख़त्म होगा और प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है इस प्रोजेक्ट का। तो खर्चे की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि टोटल प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए की खर्चा आएगा। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द न्यू पार्लियामेंट हाउस तो उसमें 922 करोड़ का खर्चा आएगा। अब कब तक खत्म होगा प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट ने ये टाइमलाइन फिक्स किया है 2021 से 2024, 2024 टू बी स्पेसिफिक बिफोर द लोकसभा इलेक्शन जो कि होने वाले हैं 2024 में। अब बात जाता है कि क्या हमें एकदम से ऐसा फील हुआ कि हमें हमारे देश को एक नए पार्लियामेंट की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा पीछे चलते 2012 में उस टाइम की लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी जी ने, जो कि कांग्रेस के एक मेंबर हैं, उन्होंने एक ओपन चिट्ठी लिखा था। उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड होम अफेयर्स, उनको एक चिट्ठी लिखा था। बेसिकली शी डिमांडेड फॉर द मेकिंग ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। और इसके बाद 2018 में फिर से शशि थरूर जी, जो कि कांग्रेस के एक एमपी है, उन्होंने ये ट्वीट किया था। बेसिकली ही हैज़ रिटन हियर दैट ही वाज इम्प्रेस्ड बाय मलेशियाज पार्लियामेंट हाउस। फिर 2019 में फाइनली एक रेजोल्यूशन पास हुआ पार्लियामेंट के बोथ हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में, कि नया पार्लियामेंट बनना चाहिए। पर आपको पता ही होगा 2019 के एंड में कोरोना आ गया और कोरोना के लिए उसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ा कोरोना को संभालने के लिए। एंड फाइनली एक साल बाद 2020 को 10 दिसंबर में मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। और इसी के साथ शुरू हुआ बहुत सारा कंट्रोवर्सी, जो कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी और कई सारे लिबरल्स ये कहने लगे इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो कोरोना के वक्त पर। एंड दे फाइल्ड अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड फाइनली इन जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी एंड द वर्क स्टार्टेड फॉर द मेकिंग ऑफ द न्यू पार्लियामेंट।
तो आइए आप डिस्कस कर लेते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो कि इसके अगेंस्ट उठ रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। जो पहला प्रश्न उठता है वो, क्या हमें सच में पार्लियामेंट हाउस की ज़रूरत है? तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, कुछ डेटा और फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आप ही सोच लेना कि सच में हमें पार्लियामेंट हाउस की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल, इन्होंने वोट देकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जिसे हम एमपी कहते हैं, जो इनको लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा। अब कुछ साल बाद इनका जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा बढ़ा। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ अगर हम एमपी नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस ग्रुप को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और इन दो ग्रुप के लिए दो अलग अलग एमपी इलेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर प्रॉपर तरीके से होगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं डीलिमिटेशन। और हमारे देश में भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है आहिस्ते आहिस्ते, पर जो एमपीज़ का नंबर है, द टोटल नंबर ऑफ एमपी वाज फ्रीज्ड, उसे एकदम फिक्स्ड कर दिया गया 1976 के 6 में फॉर 25 ईयर्स। उसके बाद 2001 में फिर से इसे फिक्स कर दिया गया फॉर अनदर 25 ईयर्स। फाइनली 2026 में गवर्नमेंट ने ठान ली है अब हमें एमपीज़ की संख्या बढ़ाना है। और जो हमारी पुराने वाली पार्लियामेंट हाउस की सीटिंग कैपेसिटी है वो डिस्कस करें तो वो कुछ ऐसा है, लोकसभा के लिए 552, राज्यसभा के लिए 245, सेंट्रल हॉल में 436। पर जो खबर आ रही है, अब तक जो खबर आ रही है, डीलिमिटेशन 2026 के बाद लोकसभा के मेंबर्स 550 से 880 हो जाएंगे और राज्यसभा के मेंबर्स 245 से 384 हो जाएंगे। और हमारे पुराने पार्लियामेंट के हाउस में उतने जगह ही नहीं है, सबको बैठने देने के लिए जगह नहीं है। पर नए पार्लियामेंट हाउस में टोटल सीटिंग कैपेसिटी होगा 1272। तो ये मैंने आपको जो बताया ये था पहला रीज़न कि हमें क्यों नया पार्लियामेंट हाउस चाहिए। अब रीज़न टू के ओर चलते हैं और डिस्कस करते हैं रीज़न टू को। अब देखिए, ये जो पुराना वाला पार्लियामेंट है इसे ऑलरेडी 3 बार एक्सपेंड कर चुके हैं हम, 1975 में, 2002 में, 2017 में, और इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी हमारे पास नहीं है, तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कर सकता है कि नहीं। और एक्सपेंशन करने की वजह से बिल्डिंग की हालत कुछ ऐसी है। तो इसलिए हमें अर्जेंटली एक नए पार्लियामेंट हाउस की ज़रूरत है, बहुत ही जल्दी ज़रूरत है। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। अब ये जो बात मैंने बताया ये इम्पोर्टेंट तो है, पर पैंडेमिक के टाइम में क्या 2,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बनाना सही होगा? अब इस पर डिस्कस करते हैं। मैंने कहा आपको कि टोटल खर्चा है जो है पूरे प्रोजेक्ट का वो है 20,000 करोड़ रुपए, टोटल खर्चा पूरे प्रोजेक्ट का। अब मतलब मैंने ये भी कहा कि 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो 3 साल में 20,000 करोड़ रुपए हम मान के चल सकते हैं, 1 साल में अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और मैंने जो दो रीज़न बताया आपको वो इसीलिए बताया क्योंकि न्यू पार्लियामेंट के लिए, सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के लिए बताया, ना कि और भी बाकी चीज़ें जैसे कि पीएम का रेजिडेंस हाउस, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, जो कि इस टाइम पर इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पर पैसा खर्च करना मतलब वेस्टेज ही होगा। और ये बात गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है, इसलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ दो ही काम के लिए टेंडर निकाला है, एक तो मेकिंग ऑफ द न्यू पार्लियामेंट एंड द रेनोवेशन ऑफ द सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, और इसका टोटल खर्चा आ रहा है 1399 करोड़। तो ये जान लीजिए आप और ये कन्फ्यूजन हटा लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर अब तक 1399 करोड़ है, ना कि 20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च कर लिए हैं। अब ये प्रश्न आता है 1399 करोड़ रुपए वो भी क्यों खर्च करें हम? क्या एक बिल्डिंग की कीमत ज़्यादा हो गई है इंसान की ज़िंदगी की कीमत से? क्या हमें बिल्डिंग पर इतना पैसा वेस्ट करना चाहिए? इससे अच्छा हम मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी हो रही थी, हॉस्पिटल बेड सब की कमी हो रही थी, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया। तो अब ये बारी आता है मैं आपको बताने की कि मेडिकल बजट ऑफ इंडिया 2021 कितना था। तो वो था 2 लाख करोड़ रुपीस। 2 लाख करोड़ में देश की ये हालत है, मेडिकल सुविधा की ये हालत है। तो आपको क्या लगता है कि 1399 करोड़ रुपीज़ जो कि हम उस पर खर्च कर रहे हैं, वो अगर इस पर डाल भी देते, अगर 1399 करोड़ हम मेडिकल फैसिलिटी के लिए यूज़ करते, तो क्या बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता था? पैंडेमिक सिचुएशन कम हो सकता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देश में पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। कमी है तो सिर्फ प्रॉपर मैनेजमेंट की और फ्लो ऑफ मनी की। इन दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉपर मैनेजमेंट से मेरा मतलब, गवर्नमेंट को जब ध्यान देना चाहिए था तब गवर्नमेंट इलेक्शन की रैलीज पर व्यस्त थी और वैक्सीन की प्रोडक्शन पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैनेजमेंट नहीं हो पाया। और लॉकडाउन की वजह से काम धंधा सब बंद है, इसीलिए आम आदमी के पास पैसा नहीं आ रहा है।
ताकि वो खर्च कर सके। इसीलिए आम आदमी इस टाइम पर गरीब है, ना कि पैसा नहीं है। और ये जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। वो मजदूर क्लास के आदमी हो या पढ़े लिखे इंजीनियर्स हो, सबको काम मिलेगा। और ये कहा जाता है जब आपकी इकोनॉमी डूब रही हो तब आपको कंस्ट्रक्शन वर्क पर काम करना चाहिए। आप देख लीजिए स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सबको इसमें इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।